Hello everyone and welcome back to the lecture series of organizational behavior. In the last lecture, we were talking about challenges and opportunities for organizational behavior, in which we have talked about the first challenge, that is cross-cultural diversity. In today's lecture, we are going to talk about further challenges, that is mergers and acquisitions, changing workforce profile. Let us start with the topic mergers and acquisition. First of all, we should know what mergers and acquisitions means. Mergers and acquisitions are defined as consolidation of companies. तो मर्जर और एक्विजिशन में दो कंपनीज एक साथ मिलके काम करती हैं, बट मर्जर और एक्विजिशन दोनों ही अलग टर्म है. मर्जर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपनीज टू फॉर्म वन, while acquisition is one company taken over by other company. ठीक है, तो मर्जर्स में क्या होता है कि कंपनी ए और कंपनी बी दोनों ही मिलके एक नई कंपनी बना लेते हैं, इसको हम बोलते हैं मर्जर. और एक्विजिशन में क्या होता है, कंपनी ए कंपनी बी को पूरी तरह एक्वायर कर लेती है, खरीद लेती है, इसको हम बोलते हैं एक्विजिशन. देयरफॉर वी कैन से merger is an amalgamation of two entities to form a single entity, and acquisition is the act of overtaking something and acquiring it to be yours. ठीक है, तो मर्जर में क्या हो रहा है, दो कंपनी एक साथ मर्ज कर जाती हैं और एक नई एंटिटी बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडस टावर और भारती इंफ्राटेल ये दोनों आपस में 2020 में मर्ज हुए. ऐसे ही 2018 में वोडाफोन इंडिया एंड आइडिया सेलुलर ये दोनों आपस में मर्ज हुए और कंपनी बना दी VI. 2017 में फ्लिपकार्ट और ईबे इंडिया ये दोनों कंपनीज भी आपस में मर्ज हो गई. और अगर हम बात करें एक्विजिशन की, तो 2020 में रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप्स रिटेल बिजनेस को एक्वायर कर लिया. ITC ने सनराइज फूड्स को एक्वायर किया. जोमेटो ने ऊबर ईट्स को एक्वायर किया. ऐसे ही HUL ने GSK कंज्यूमर्स को एक्वायर किया 2020 में. LIC ने IDBI बैंक को एक्वायर किया 2020 में. इसी तरह एक्विजिशन की एक लंबी लिस्ट है. इन मर्जर्स वन ऑर्गेनाइजेशन मर्ज अनदर ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स एंटिटी. इन एक्विजिशन वन ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर्स द कंट्रोल ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, मर्जर में क्या है कि दो कंपनी एक साथ मिलके काम करती हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों कंपनीज के जो इंडिविजुअल कंट्रोल्स थे उनको कोई भी कंपनी का मेंबर डिस्टर्ब कर सकता है. दोनों कंपनीज के कंट्रोल उनके ही हाथ में रहते हैं. जैसे पहले हीरो होंडा थी, बाद में ये दोनों कंपनी सेपरेट हो गई, हीरो अलग हो गई और होंडा अलग हो गई. तो मर्जर में कंट्रोलिंग पावर एक दूसरे की चेंज नहीं होती. वही एक्विजिशन में क्या होता है, जो कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रही है, टेक ओवर कर रही है, सारी पावर्स उसके पास चली जाती हैं. एक्वायर्ड कंपनी का सारा कंट्रोल एक्वायरिंग कंपनी के पास चला जाता है. मर्जर एंड एक्विजिशन हैव बिजनेस सेंस एज द रिजल्ट इन synergetic effect. They create the challenge of integrating acquiring and acquired companies. मर्जर और एक्विजिशन दोनों में ही क्या है कि ये एक तरीके की साइनर्जी को इंक्रीज कर देती हैं या साइनर्जी इफेक्ट को इंक्रीज कर देती हैं. साइनर्जी क्या है, अगर दो कंपनीज इंडिविजुअली काम करते हैं तो इनके एफर्ट्स कैसे होंगे, 1+1=2. और साइनर्जी में क्या हो जाएगा, अगर दो कंपनीज मिलके काम कर रही हैं तो 1+1=11 हो जाएगा. तो साइनर्जी इफेक्ट में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती हैं जो दो कंपनीज अकेले कर रही थी, उस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को साइनर्जी के थ्रू हम डबल से भी ज़्यादा कर सकते हैं. जैसे पहले दूरदर्शन पे एक एग्जाम्पल आता था इसी चीज़ का कि एक लकड़ी को हम आराम से तोड़ सकते हैं, दो लकड़ी को थोड़ा ज़ोर लगाएंगे तो टूटेंगी, तीन लकड़ी को हम और ज़ोर लगाएंगे तो टूटेंगी, और वहीं जब बंचेस ऑफ लकड़ी है तो उसको हम नहीं तोड़ सकते. इसी तरह साइनर्जी जो है एक कंपनी की कॉम्पिटिटिव लेवल को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है. तो मर्जर्स और एक्विजिशन
दोनों में ही कंपनीज क्या करती हैं, अपने साइनर्जेटिक इफेक्ट्स को इंक्रीज करती हैं। पोस्ट मर्जर एंड एक्विजिशन इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स 3 फेजेस। तो जब कोई भी कंपनी मर्ज हुई है या एक्वायर हुई है तो वहाँ पे 3 फेजेस आते हैं और इन बिहेवियर के साथ डील करना पड़ता है एक मैनेजर को। फर्स्ट फेज इज क्लीनिंग अप एंड बिल्डिंग द फाउंडेशन थ्रू चेंज इन टॉप मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट एट द नेक्स्ट लेयर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम एंड फंक्शनल डिसिप्लिन। तो जब भी कोई कंपनी या तो मर्ज हुई है या तो एक्वायर हुई है तो उसमें हम क्या करते हैं, हम कुछ चेंजेस लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन में। फॉर एग्जांपल टॉप मैनेजमेंट में चेंजेस लेके आना, उनके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम में चेंजेस आते हैं, डिसिप्लिन थी या पॉलिसीज़ थी उनमें चेंजेस आते हैं, और जो भी वहाँ पे एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है उसका भी हमें प्रोटेक्शन करते हुए चलना होता है। Second phase is strategic and organizational revitalization through vision and values, structured reorganization, workforce rationalization and skill updating। तो हम ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिविटलाइजेशन करते हैं, मतलब इनमें हम चेंजेस लेके आते हैं। हम वहाँ पे विजन को चेंज करते हैं, उन वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर वहाँ पे सूटेबल है, टॉल की फ्लैट, हम ऐसे स्ट्रक्चर में हम चेंजेस करते हैं। किस तरीके के वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है या रैशनल वर्कफोर्स को हम वहाँ पे लेके आते हैं, और अगर हमारे करंट वर्कफोर्स में किसी स्किल की कमी है तो उस स्किल को भी हम अपडेट करते हैं। थर्ड फेज इज इंटीग्रेशन ऑफ पीपल एंड ऑपरेशंस थ्रू फंक्शनल इंटीग्रेशन, system integration, strategic investment and market expansion, and two-way flow of people at different level. While integration of non-human dimension is easier, problem come in people integration because of 2 reasons. First, people attrition and second, difference in management practices. तो थर्ड फेज में हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं पीपल्स को या ह्यूमन रिसोर्स को, जो भी ऑपरेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होने हैं, जो भी काम होने हैं उनके साथ। तो जब पीपल और उनके वर्क को हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें हम इंटीग्रेशन करते हैं फंक्शनल इंटीग्रेशन का। मतलब 5 तरीके के फंक्शन आपने पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल कौन से फंक्शन में वर्क करेगा उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। ऐसे ही आ जाता है सिस्टम इंटीग्रेशन, तो ह्यूमंस का ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जो भी हमारी फ्यूचर की स्ट्रैटेजी हमने बनाई है उसके अकॉर्डिंग, और अपने मार्केट को भी हम यहाँ पे एक्सपैंड करते हुए चलते हैं। तो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट और मार्केट एक्सपेंशन दोनों में ही ह्यूमन रिसोर्स को भी हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो अगर हम देखें हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पीपल का 2-वे फ्लो होता है। कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपवर्ड फ्लो करते हैं और कुछ इंडिविजुअल्स होंगे जो इस इंटीग्रेशन में डाउनवर्ड फ्लो करेंगे या लोअर लेवल की तरफ आएंगे। तो नॉन ह्यूमन डायमेंशन को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। नॉन ह्यूमन डायमेंशंस क्या हो गए, जैसे मशीन्स हो गए, मटेरियल हो गए, इनको हम कहीं पे भी ले जाके फिक्स कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है जब हम पीपल का इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि अगर हम किसी को हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन में भेज रहे हैं उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, जो अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस की वजह से आ रहे हैं, तो वहाँ पे ह्यूमंस का मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो इसमें 2 रीजंस होते हैं, एक है पीपल एट्रिशन और दूसरा है डिफरेंस इन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो फर्स्ट इज पीपल एट्रिशन। इन मैनी कॉजेज ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, रेट ऑफ पीपल एट्रिशन इज वेरी हाई. This happen in those cases where the workforce culture of acquiring company is not perceived to be positive. If key personnel of the acquired company leaves, the merger and acquisition become meaningless. तो कई बार क्या होता है कि मर्जर और एक्विजिशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का एट्रिशन रेट इंक्रीज हो जाता है। एट्रिशन रेट मतलब टर्नओवर रेट, जिसमें जो हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने लगते हैं। तो इनके छोड़ के जाने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है जो वर्क कल्चर अब एक्विजिशन के बाद कंपनी में आ रहा है वो उस वर्क कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं,
तो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के की पर्सन्स ही ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे तो हमारे मर्जर और एक्विजिशन का जो मोटिव था वो वहाँ पे फेल हो जाएगा और ये जो हमने मर्जर एंड एक्विजिशन किया है वो मीनिंगलेस हो जाएगा। द सेकेंड रीज़न इज डिफरेंस इन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दोनों ही कंपनीज की क्योंकि अलग अलग होती हैं, तो अगर उसमें ह्यूज डिफरेंस है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है ह्यूमन को इंटीग्रेट करने में। तो इसके कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट मैचिंग जॉब एंड इंडिविजुअल, हाई मैचिंग वर्सेस लो मैचिंग। ठीक है, तो हम इंडिविजुअल को वैसे ही जॉब ऑर्गेनाइजेशन में देते हैं जैसी स्किल्स उनके पास है। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो केवल डिग्री के बेसिस पे इंडिविजुअल और जॉब की मैचिंग करते हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि इंडिविजुअल की डिग्री क्या है, उनके अदर एरिया को देख के हम उनको हायर पोजीशन पे सेंड कर देते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पीपल, हाई कंसर्न वर्सेस लो कंसर्न। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट के बारे में कैसे सोचती है, ज़्यादा सोचती है कि कम सोचती है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल, मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसा है, मॉडर्न टर्म में कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल टर्म में। ट्रेडिशनल टर्म्स मतलब जैसे पेयर्ड कंपैरिजन होता है, ग्राफिक रेटिंग, चेकलिस्ट सिस्टम होता है, क्रिटिकल इंसिडेंट, ग्रुप अप्रेजल, फील्ड रिव्यू मेथड, ऐसे कई सारे मेथड्स होते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड्स में आते हैं, और वहीं मॉडर्न मेथड में आते हैं जैसे 360 इवैल्यूएशन, बार स्केल्स, ह्यूमन एसेट काउंटिंग, MBO, असेसमेंट सेंटर एट्सेट्रा। तो यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इन पहले की ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्न वे में करती थी और अब जो ऑर्गेनाइजेशन आई है वो ट्रेडिशनल वे में करती है, तो यहाँ पे भी मिसमैच हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंपनसेशन, कॉम्पिटेंस बेस्ड है कि जॉब बेस्ड है। ठीक है, तो कंपनसेशन मतलब कि कैसा कौन काम कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम उनको सैलरी एंड वेजेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सैलरी और वेजेस मिल रही है वो जॉब में जो उनकी पोजीशन है उसके बेसिस पे मिल रही है, या दो एम्प्लॉयज़ के बीच में कंपटीशन कैसा है, कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे मिल रही है। ठीक है, तो एक हो गया हमारा पोजिशनल बेस पे और एक हो गया कि परफॉर्मेंस बेस पे, तो किस बेसिस पे कॉम्पनसेट कर रहे हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज प्रमोशन, मेरिट बेस है कि सीनियरिटी बेस है। ठीक है, मेरिट बेस में क्या होगा, उनकी डिग्री, उनकी स्किल्स, इन सब की काउंटिंग होती है, और सीनियरिटी बेस में कौन ऑर्गेनाइजेशन में पहले से है उसके बेसिस पे हम प्रमोशन करते हैं। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन, हाई वर्सेस लो और निल। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन हर एक एम्प्लॉय का ज़्यादा है, कम है, या कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, उसकी बेसिस पे मैनेजमेंट को अडॉप्ट करना। नेक्स्ट इज वर्क कल्चर, हाई परफॉर्मेंस वर्सेस लो परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर कैसा है, यहाँ पे इंडिविजुअल हाई परफॉर्मेंस देते हैं या लो परफॉर्मिंग है। इन दिस सिचुएशन मर्जर हैव अ बिग चैलेंज टू इंटीग्रेट द पीपल ऑफ एक्वायर्ड कंपनी विद द वर्किंग पैटर्न ऑफ कंपनी, एज पीपल ऑफ एक्वायर्ड कंपनी टेंड टू डेवलप द फॉलोइंग फीलिंग। ठीक है, तो इन दोनों के बेसिस पे पीपल एट्रिशन और डिफरेंस इन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इनके बेसिस पे एम्प्लॉयज़ के अंदर कई तरीके की फीलिंग्स डेवलप होती है, और इन फीलिंग्स के साथ या इन सिचुएशन के साथ अल्टीमेटली डील करना पड़ता है एक मैनेजर को। वो सिचुएशंस हैं, फर्स्ट इनिशियल एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस इन द माइंड ऑफ पीपल। ठीक है, तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, गुस्सा होता है हर एक इंडिविजुअल के माइंड में कि पता नहीं कैसी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होंगी। सेकेंड इज फियर ऑफ लॉस ऑफ जॉब, हर एक इंडिविजुअल के अंदर ये फियर होता है कि ऐसा तो नहीं कि उनके अकॉर्डिंग अगर हम परफॉर्म नहीं कर पाए तो टॉप मैनेजमेंट हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देगी। नेक्स्ट ट्रांसफ़र टू न्यू लोकेशन, अगर एक्वायरिंग कंपनी बड़ी कंपनी है जिसके अलग अलग जगह पे अलग अलग ब्रांचेस भी हैं, तो ऐसा तो नहीं कि जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ से हमें किसी और ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जॉब चेंजेस इंक्लूडिंग न्यू रोल्स एंड असाइनमेंट, तो जब भी कंपनी एक्वायर होती है या मर्ज होती है तो हर एक इंडिविजुअल लेवल पे कुछ ना कुछ जॉब्स में चेंजेस भी आते हैं, तो वो नए रोल और नए असाइनमेंट्स क्या होंगे,
चेंज इन रेन्यूमरेशन एंड बेनिफिट, जो भी पहले हमें रेन्यूमरेशन मिलते थे, जिस भी बेसिस पे हमें पैसा मिलता था ऑर्गेनाइजेशन से, और जो भी हमें बेनिफिट्स मिलते थे, अब उनमें क्या चेंजेस आने वाले हैं। चेंज इन पावर, स्टेटस एंड प्रेस्टीज, हमारे पास जो पहले हम जिस पोजीशन पे हम थे, जैसी पावर्स हमारे पास थी, अथॉरिटीज़ हमारे पास थी, जो हमारा स्टेटस था और जो हमारी इज्जत थी, उनमें अब क्या चेंज आने वाला है। चेंज इन करियर पाथ, ऐसा तो नहीं कि उनकी करियर पाथ में ही अब चेंज आ जाए। प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट विद न्यू ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड वर्क प्रैक्टिसेस, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, नई ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को हम अडॉप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या हमारी वर्क प्रैक्टिसेस में क्या क्या चेंजेस आएंगी। ठीक है, तो वर्क प्रैक्टिसेस में आ जाएंगे जो ऊपर हमने अभी पढ़े हैं, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, वो सारी प्रैक्टिसेस। तो इन सारी सिचुएशन से डील अल्टीमेटली करना पड़ता है मैनेजर को। तो इस सिचुएशन पे अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है वो इस सिचुएशन को अगर अच्छे से डील कर लेता है, फॉर एग्जांपल ये सारे पॉइंट्स को वो अच्छे से एनालाइज करता है और अच्छे से डील कर लेता है मर्जर एंड एक्विजिशन की सिचुएशन को, जिसमें एट्रिशन रेट हमारा मिनिमम हो जाए, और जो भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट करने वाले हैं उन सारे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं वो एकदम फिट हो जाए, तो ये एक विन विन सिचुएशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे मैनेजर हर एक इंडिविजुअल लेवल पे जाके इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करता है और उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आता है, ताकि इस चैलेंज को वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाए। द नेक्स्ट वन इज चेंजिंग वर्कफोर्स प्रोफाइल। Over a period of time, there has been a tremendous change in Indian workforce profile, as earlier our workforce was considered to be illiterate. But now the situation has transformed. Today, workforce is more educated, skilled and comparatively younger and has high expectation. For example, Infosys Technologies, the average of employee age is 25 years. अगर हम सालों की इंडियन स्टडी करें ऑर्गेनाइजेशन को लेके, तो उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है हमारे वर्कफोर्स प्रोफाइल में। पहले जो ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स काम करते थे या ह्यूमंस काम करते थे वो इलिटरेट हुआ करते थे, बट अब सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। आज का जो वर्कफोर्स है वो वेल एजुकेटेड है, स्किल्ड है और यंगर है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूथ ज़्यादा काम करता है, जिनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज़ में अगर हम एवरेज एज निकालें एम्प्लॉयज़ की, तो उसकी एवरेज एज 25 ईयर निकल के आती है, जो अपने में बहुत ही यंग एज है। इंक्रीजिंग रोल ऑफ नॉलेज वर्कर्स। With the increasing use of knowledge in economy, the economy has been divided into two broad groups: ओल्ड और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी एंड न्यू और नॉलेज इकोनॉमी। ठीक है, क्योंकि रोल ऑफ नॉलेज काफ़ी इंक्रीज होते जा रहा है, उसके बेसिस में इकोनॉमी को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ओल्ड इकोनॉमी या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, एंड सेकेंड वन इज न्यू इकोनॉमी और नॉलेज इकोनॉमी। ठीक है, ओल्ड इकोनॉमी या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी वो इकोनॉमी थी जो पहले इंडस्ट्रीज में काम करती थी और जिनका लिटरेसी रेट कम था, वो ज़्यादा पढ़े लिखे ह्यूमंस नहीं थे। न्यू इकोनॉमी जो है वो है नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी ड्राइव्स इज स्ट्रेंथ फ्रॉम यूज ऑफ नॉलेज ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स इन नॉलेज इकोनॉमी इज नोन एज नॉलेज वर्कर। Knowledge workers include all human resources who are primarily engaged in getting things done through the use of knowledge. Their jobs are designed around the acquisition and application of information. नॉलेज इकोनॉमी में हम अपने ह्यूमन रिसोर्स की नॉलेज को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो नॉलेज इकोनॉमी की ताकत क्या है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स के पास क्या नॉलेज है वही इसकी ताकत बन जाती है। तो जो भी ह्यूमन रिसोर्स नॉलेज इकोनॉमी में काम कर रहे हैं उन ह्यूमन रिसोर्स को हम बोलते हैं नॉलेज वर्कर्स। तो नॉलेज इकोनॉमी में वो सारे वर्कर्स आ जाते हैं या वो सारे ह्यूमन रिसोर्स आ जाते हैं जो अपने नॉलेज की बेस पे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को या टारगेट्स को अचीव करवाते हैं। तो इनकी जो जॉब है वो इस तरह डिज़ाइन की जाती है
कि वो नई नई नॉलेज को एक्वायर करें और उसको अप्लाई करें। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल मैनेजमेंट, इनके अंदर कॉन्सेप्चुअल स्किल ज़्यादा होनी चाहिए और ये दर्शाते हैं नॉलेज इकोनॉमी को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज वर्कर्स। फर्स्ट, चैलेंजिंग जॉब which requires the use of latest technology and practices. It possesses practical problem. ठीक है, तो नॉलेज वर्कर्स, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला है कि इनको चैलेंजिंग जॉब चाहिए और चैलेंजिंग जॉब में हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट प्रैक्टिसेस का हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा मेन फोकस होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर। Second is autonomy. Knowledge workers are quite creative and innovative that flourish in uncontrolled environment. They need more autonomy and work culture characterized by decentralized decision making, open communication, facilitative leadership etc. ऑटोनॉमी मतलब कि जो भी हमारा नॉलेज वर्कर है, क्योंकि वो क्रिएटिव और इनोवेटिव होता है और क्रिएटिविटी और इनोवेशन हमेशा अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही फ्लोरिश करती है। तो जो नॉलेज वर्कर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को या नॉलेज वर्कर को डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होती है। तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को ऐसा बनाना होता है कि जहाँ पे ये जो नॉलेज वर्कर्स हैं वो फ्री होके फुल ऑटोनॉमी के साथ अपने वर्क कल्चर में रहते हुए डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग को अडॉप्ट करें या अपने डिसीजन को ये खुद से लें। इनको ओपन कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है एंड फैसिलिटेटिव लीडरशिप की ज़रूरत होती है। ठीक है, लीडरशिप में हम क्या करते हैं, हम दूसरे के बिहेवियर को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं। हम फोर्स नहीं करते कि वो हमारे अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर में चेंजेस लेके आएँ। तो यहाँ पे हमें उनको खुद से इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। फैसिलिटेटिव लीडरशिप स्टाइल में जो ये नॉलेज वर्कर्स हैं ये किसी भी टाइम लीडरशिप रोल को निभा सकते हैं। नेक्स्ट इज इमीडिएट फीडबैक एंड रिवॉर्ड। दे कंसिडर देमसेल्फ एज हाई अचीवर्स एंड दे look for immediate feedback about their performance. They want immediate and frequent feedback from their peers, team members and leaders. They also want immediate and frequent rewards in recognition of their good work. ठीक है, तो नॉलेज इकोनॉमी में जो आज की एम्प्लॉयज़ हैं वो हाई अचीवर्स की कैटेगरी में आते हैं। इनको हमेशा इमीडिएट फीडबैक चाहिए जो भी इन्होंने परफॉर्मेंस दी है उसका। तो ये जो इमीडिएट फीडबैक है वो इनको कौन देगा? इनके पीयर स्टाफ दे सकते हैं, इनके टीम मेंबर्स दे सकते हैं या इनका लीडर। जो भी इन्होंने परफॉर्मेंस दी है उसके अकॉर्डिंग इन्हें इमीडिएट रिवॉर्ड्स भी चाहिए होता है। तो अगर इन्होंने अच्छा काम किया है तो इसका रिवॉर्ड भी इन्हें तुरंत चाहिए होता है, ये ज़्यादा देर तक वेट नहीं करते। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल कमिटमेंट। Knowledge workers show more commitment to their profession as compared to the organization they serve. They tend to seek positions that facilitate lifelong learning. In this process, they switch from organization to another, which mentioned rate of turnover is significantly higher as compared to others. तो यहाँ पे जो नॉलेज वर्कर्स होते हैं इनका कमिटमेंट अपने प्रोफेशन के टुवर्ड ज़्यादा होता है और ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड इनका कमिटमेंट ज़्यादा नहीं होता। इनको ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी पोजीशन चाहिए होती है जिस पोजीशन के थ्रू ये फर्दर फैसिलिटेट कर पाए अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग को। ये हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं और इस वजह से ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में रुक कर नहीं रहते, क्योंकि ये नई नई चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं। इसलिए ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में स्विच करते रहते हैं और इस वजह से इनका रेट ऑफ टर्नओवर ज़्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू अदर वर्कर्स। द नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल। एवरी एम्प्लॉय प्रिफर अ लाइफस्टाइल विच सूट्स हिम मोस्ट। दिस हैपनिंग बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल प्रेशर विच टेंड टू क्रिएट स्ट्रेस. Knowledge workers tend to give very high importance to lifestyle. Therefore, prefer those employees whose employment practice promote work-life balance. For example,
हेल्थ प्रमोशन, ऑन द जॉब, चाइल्ड केयर एट्सेट्रा। तो नॉलेज वर्कर जो है लाइफस्टाइल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो उनको सूट करती है, और ये जो लाइफस्टाइल है वो एनवायरमेंटल प्रेशर की वजह से इनमें आती है, और इसकी वजह से इनके माइंड में स्ट्रेस बनता जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन पे इनका क्या रोल है, क्या पोजीशन है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इनकी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये एम्प्लॉयज़ उन ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जो ज़्यादा फोकस करते हैं इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल को फर्दर इंक्रीज करने में। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ करती रहती हैं, जैसे उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको फ्री जिम के पासेस दे दिए। दूसरा हो गया ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हमने उनको प्रोवाइड कर दी। उनकी चाइल्ड केयर के लिए हमने एजुकेशन फीस दे दी, या कुछ घूमने के हमने पासेस उनको दे दिए, फैमिली ट्रिप दे दी। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखते हैं आज के नॉलेज वर्कर्स, क्योंकि इन सब से उनकी लाइफस्टाइल पॉजिटिव वे में चेंज हो रही है। तो आज के लेक्चर में हमने बात की मर्जर्स एंड एक्विजिशन की, और इन मर्जर्स एंड एक्विजिशन की वजह से किस तरीके की प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में राइज होती हैं, जैसे पीपल एट्रिशन रेट इंक्रीज हो जाता है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में कई सारे चेंजेस आते हैं, और इसकी वजह से कई तरीके के स्ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के अंदर आते हैं, और उस स्ट्रेस का जो रिएक्शन है वो उनके बिहेवियर में देखने को मिलता है। इसी बिहेवियर से डील करते हैं मैनेजर्स, मतलब इन चैलेंजेस को फेस करते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते हैं। इसी में हमने फर्दर पढ़ा चेंजिंग वर्कफोर्स प्रोफाइल। तो यहाँ पे दो तरीके की इकोनॉमी की हमने बात की, एक है ओल्ड या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और दूसरी है न्यू और नॉलेज इकोनॉमी। तो ओल्ड और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में जो हमारे वर्कफोर्स थे वो हाई एज ग्रुप के थे, और प्लस उनका लिटरेसी रेट भी कम था, या वो ज़्यादा इलिटरेट हुआ करते थे। बट नॉलेज इकोनॉमी में क्या है, एज ग्रुप भी उनका कम हुआ है, ठीक है, यंग एम्प्लॉयज़ हमारे साथ काम करते हैं, और वो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या अपने नॉलेज के बेस पे वो ज़्यादा काम करते हैं। तो इन एम्प्लॉयज़ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने आज के लेक्चर में बात की है, जैसे उनको चैलेंजिंग जॉब चाहिए होती है, ऑटोनॉमी चाहिए होती है, मतलब फ्रीडम टू टेक डिसीजन, इमीडिएट फीडबैक चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए जो भी उन्होंने काम किया है उसका, प्रोफेशनल कमिटमेंट इनका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, और ये ज़्यादा फोकस करते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जिनकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल पॉजिटिव वे में और चेंज हो या इंक्रीज हो। तो ऐसे वर्कफोर्स के साथ डील करना भी मैनेजर के लिए एक चैलेंज है, और इस चैलेंज को अगर वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर ले जाते हैं तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। तो क्लास आज के लेक्चर में बस इतना ही। होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं।